स्क्रीन तो आपकी है, पर अब आपका हुनर पूरे देश तक पहुंचेगा। नमस्कार। डिजिटल दुनिया में जिन क्रिएटर्स ने अपने हुनर से रील्स को बनाया रियल, लाइक्स को बना दिया लाइफ और फॉलोअर्स को फैमिली, आज वही टैलेंट पहुंच रहा है टीवी की सबसे भरोसेमंद स्क्रीन डीडी न्यूज पर। जी हां, डीडी न्यूज लेकर आया है क्रिएटर्स कॉर्नर, एक ऐसा मंच जहां पर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर सिर्फ कंटेंट नहीं दिखाते, बल्कि अपनी कहानी, अपनी क्रिएटिविटी और कमिटमेंट भी शेयर करते हैं। यहां हर क्रिएटर को मिलेगा पूरा क्रेडिट, आपका नाम, आपकी पहचान और मंच हमारा, क्योंकि हुनर का होना चाहिए पूरा सम्मान और पहचान होनी चाहिए राष्ट्रीय। तो तैयार हो जाइए, रील से लेकर रियल तक, मोबाइल से मेन स्ट्रीम तक और सोशल मीडिया से राष्ट्रीय मंच तक के शानदार सफर के लिए आप देख रहे हैं क्रिएटर्स कॉर्नर, जहां क्रिएटर्स बनते हैं सेलिब्रिटीज। इजराइल दुनिया भर में अपनी आधुनिक कृषि तकनीकों, ड्रिप इरिगेशन और जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है। भारत में दोनों देशों के सहयोग से कई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए गए हैं, जहां किसानों को उन्नत खेती, बेहतर बीज, फल सब्जी उत्पादन और पानी की बचत करने वाली तकनीकों का प्रशिक्षण दिया जाता है। खास बात यह है कि इन तकनीकों ने कम पानी वाले और शुष्क क्षेत्रों में भी फसल उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है, जिससे किसानों की आय में सुधार देखने को मिल रहा है। तो आखिर कैसे भारत इजराइल कृषि सहयोग खेती को और अधिक आधुनिक, टिकाऊ और लाभकारी बना रहा है? कंटेंट क्रिएटर गरिमा सिंह के इस वीडियो में जानिए इस महत्वपूर्ण साझेदारी की पूरी कहानी। रुको, एक सवाल है। अगर मैं आपसे कहूं कि इजराइल की डेजर्ट वाली खेती की टेक्नोलॉजी आज भारत के खेतों में क्वाइटली काम कर रही है और कई किसानों की प्रोडक्टिविटी बिना शोर के बढ़ा रही है, तो आप मानेंगे? हम अक्सर इंडिया और इजराइल की दोस्ती को हेडलाइन से देखते हैं, हाई लेवल विजिट्स, ट्रेड टॉक्स, बिग अनाउंसमेंट। लेकिन असली कहानी वहां नहीं है। असली कहानी खेतों में है, जहां पानी की हर एक बूंद कीमती है। इंडिया इजराइल एग्रीमेंट प्रोजेक्ट के तहत भारत के अलग अलग राज्यों में सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं। नाम थोड़ा टेक्निकल है, लेकिन कॉन्सेप्ट सिंपल है। टेक्नोलॉजी को जमीन तक पहुंचाना। यहाँ किसानों को ड्रिप इरिगेशन और माइक्रो इरिगेशन जैसी टेक्निक्स प्रैक्टिकली सिखाई जाती है। मतलब पानी सीधे पौधे की जड़ तक, ना ओवरफ्लो ना अंदाजा, कंट्रोल्ड सप्लाई। और जिस देश में वाटर स्ट्रेस रियल इशू है, वहां ये अप्रोच क्वाइटली पावरफुल है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि बदलाव ड्रामेटिक नहीं दिखता, कोई इंस्टेंट रिवॉल्यूशन वाली वाइब नहीं है, लेकिन खेत में फर्क दिखता है। पानी की बचत होती है, फर्टिलाइजर्स कंट्रोल्ड, यील्ड धीरे धीरे बेहतर होती है। फिर हॉर्टिकल्चर का एंगल आता है, ग्रीन हाउसेज, नर्सरी मैनेजमेंट, बेटर प्लांटिंग मटेरियल। इन सेंटर्स में फार्मर्स को हैंड्स ऑन ट्रेनिंग मिलती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है, प्रोड्यूस मार्केट में बेहतर प्राइस पर जा सकता है और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। अब इंटरनेशनल डॉक्यूमेंट्स में इसे पीपल सेंट्रिक मॉडल कहा जाता है, शायद इसीलिए क्योंकि इसका इंपैक्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस से ज्यादा खेत की मिट्टी में दिखता है। अब ब्रॉडर पिक्चर देखें तो हाल ही में इंडिया इजराइल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर पहला नेगोशिएशन राउंड नई दिल्ली में हुआ। गुड्स, सर्विसेज, डिजिटल ट्रेड, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे कई चैप्टर्स पर बात हुई। बायलैटरल ट्रेड करीब $3.62 बिलियन के आसपास है और पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा। लेकिन ऑनेस्टली नंबर्स अपनी जगह है, ग्राउंड पर जो कोलैबोरेशन दिखता है, एग्रीकल्चर, वाटर मैनेजमेंट एंड एडवांस टेक्नोलॉजी, यही असली लॉन्ग टर्म स्टोरी बनता है। इजराइल वाटर रिसाइकलिंग और डीसैलिनाइजेशन में आगे माना जाता है और क्लाइमेट चेंज के समय वाटर एफिशिएंसी लग्जरी नहीं, नेसेसिटी है। अगर नॉलेज शेयर हो रही है, अगर टेक्निक्स अडैप्ट हो रही है, तो इसका सीधा असर रूरल इंडिया पर पड़ सकता है। मुझे इसमें सबसे सटल लेकिन स्ट्रॉन्ग और क्या लगता है, ये पार्टनरशिप लाउड नहीं है, ये धीरे धीरे असर करती है। कोई ड्रामेटिक क्लेम नहीं, बस स्टेडी इंप्रूवमेंट। शायद डिप्लोमेसी का असली मतलब यही है, जब इंटरनेशनल कोऑपरेशन का फायदा सीधे लोगों तक पहुंचे बिना ज्यादा शोर के। तो अगली बार जब आप इंडिया इजराइल फ्रेंडशिप सुने तो सिर्फ हेडलाइंस मत सोचिए,
खेतों को भी याद रखिए। और हाल के दिनों में इमारतों, घरों और कार्यालयों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। कई मामलों में एसी ब्लास्ट, शॉर्ट सर्किट और सुरक्षा मानकों की अनदेखी बड़े हादसों का कारण बन रही है। तो ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हमारी इमारतें वास्तव में सुरक्षित हैं? आग लगने की स्थिति में क्या कुछ तैयारियां होनी चाहिए और लिफ्ट जैसी रोजमर्रा की सुविधाओं में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है? इन्हीं महत्वपूर्ण मुद्दों पर कंटेंट क्रिएटर शशांक जायसवाल ने इंफ्रास्ट्रक्चर रिस्क, लिफ्ट एंड फायर सेफ्टी एक्सपर्ट अनुपम कुमार शुक्ला से खास बातचीत की है। आजकल देश के अलग अलग हिस्सों से एक्सीडेंट्स की खबरें बढ़ गई है। आपको सुनने को मिल रहा होगा, कभी किसी बिल्डिंग में आग लग गई, कभी किसी होटल में आग लग गई, कभी किसी फैक्ट्री का क्रेन नीचे टूट गया और लोगों की जान चली गई। पर ऐसा हो क्यों रहा है? इतने एक्सीडेंट्स बढ़ क्यों रहे? आपको नहीं लगता कि आपकी सेफ्टी आपका हक है, आपका अधिकार है और आपको इसे मांगना चाहिए? इसी मैटर पे बात करने के लिए आज जो हमारे साथ गेस्ट जुड़ने वाले हैं, उनका नाम है अनुपम शुक्ला जी, जिन्होंने 37 सालों से इसी क्षेत्र में अपना योगदान दिया है। लेट्स वेलकम हिम टुडे। हेलो सर। नमस्ते। नमस्ते सर, थैंक यू फॉर बीइंग हियर। माय प्लेजर ऑलवेज। सर, तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन। सिंस यू आर इन सेफ्टी, आप 37 सालों से सेफ्टी में हो, तो आप सेफ्टी में कौन कौन से एरिया में सेफ्टी में डील करते हो? कौन कौन से सेक्टर्स है, कौन कौन से इंडस्ट्रीज है जहाँ पे आप सेफ्टी के लिए अपना सेफ्टी में काम करते हो? हाँ, मैं सेफ्टी के 2 सेक्टर में काम करता हूँ। एक तो इंडस्ट्रियल सेगमेंट, जैसे फैक्ट्रीज हैं, कंपनीज है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होती है, बहुत सारे मतलब गवर्नमेंट के प्रतिष्ठान हैं, और बहुत सारे कंस्ट्रक्शन सेगमेंट है जहाँ पे जैसे मेट्रो के कंस्ट्रक्शन हो रहे हैं, बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, हाईवे के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनमें काम करते हैं। तो ये तो जो ऑर्गेनाइज सेक्टर है जहाँ पे गवर्नमेंट के रूल्स हैं और जहाँ पे सिस्टम सेट है, वहाँ काम कर रहे हैं। और ये इसके लिए हमको गवर्नमेंट से परमिशन मिली हुई है, इंस्पेक्शन के लिए, टेस्टिंग के लिए, लोगों को ट्रेन करने के लिए हम लोग वो काम करते हैं। लेकिन इसके अलावा जो हमारा एक फाउंडेशन है, इंस्पायर सेफ्टी फाउंडेशन, उसके थ्रू हम लोग जहाँ पे गवर्नमेंट के सेफ्टी रूल्स रेगुलेशन नहीं है, वो सेगमेंट में भी काम करते हैं। जैसे स्कूल्स हो गया, कॉलेजेस हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, सोसाइटीज़ हो गई, तो उन लोगों को भी सेफ्टी के लिए ट्रेन करना, उनको सेफ्टी के ऊपर जानकारी देना, उनको समझो कभी मुसीबत आ जाए तो उसमें बचने का तरीका बताना, ये सब चीज़ों को लेकर हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अभी हम और भी सेफ्टी के ऊपर बारे में बात करेंगे। सर, आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है? इसके लिए आपने कोई पढ़ाई की है, किसी तरीके की ट्रेनिंग ली है? हाँ, मैंने इंजीनियरिंग किया है, मैंने मास्टर्स किया है इंजीनियरिंग में, और फिर सेफ्टी के लिए मैंने डिप्लोमा किया, एडवांस डिप्लोमा सेफ्टी, इंडस्ट्रियल सेफ्टी। उसके बाद फिर मैंने एडवांस डिप्लोमा फायर सेफ्टी किया है, और इस तरह से इंडस्ट्री सेगमेंट में काम कर रहे तो बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ फिर मैं काम करता हूँ। तो आप अभी कौन कौन से गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में या फिर प्राइवेट के बड़े प्रोजेक्ट्स में काम कर चुके हो जहाँ पे सेफ्टी को इतना ज़्यादा इंश्योर किया जाता है? जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, या जो फैक्ट्रीज हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट के सेफ्टी के रेगुलेशंस हैं। तो इसको हम लोग ऐसे फॉर्मली देखेंगे तो फैक्ट्रीज एक्ट के अंडर में आता था। अभी गवर्नमेंट ने क्या किया है कि सारे पुराने रूल्स फैक्ट्री के ख़त्म करके नया एक रूल बनाया है। अच्छा। ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ कोड है, और बहुत अच्छा मतलब इसमें उन्होंने संशोधन किया है। जो पुराने कानून थे जिसमें से बहुत सारी जगह पे कुछ गड़बड़ थी, वहाँ पे उतना अच्छा इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा था, वो सब पुराने कानून को हटा के एक नया कोड लेके आए, और अभी ये पिछले साल ही लोकसभा में पास हुआ है। अभी बाकी सब स्टेट्स इसके ऊपर अलग अलग रूल बना रहे हैं, तो इसका असर जो पड़ेगा वो थोड़ा बाद में दिखेगा। लेकिन बहुत अच्छा गवर्नमेंट ने एक्शन लिया है, उनका जो इनिशिएटिव है लोगों को सुरक्षा देने का, उसके ऊपर बहुत अच्छा काम हुआ है, और हम लोग इसको आगे और बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आजकल हर दिन न्यूज़ में हमको देखने को मिल रहा है, कहीं ना कोई एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, इंसिडेंट्स हो रहे हैं, कहीं आग लग रहा है तो कहीं क्रेन गिर जा रहा है, हर तरह की जो एक्सीडेंट्स इंसिडेंट्स वो देखने को मिल रहा है। तो क्या ये हाल के दिनों में बढ़ गई है या फिर पहले से ही ये एक्सीडेंट्स होते थे लेकिन हमको सुनने को कम मिलता था? देखिए, इसमें 2 कारण है। हाँ। एक तो जो विकास की रफ्तार है, जो प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, हाँ, वो पिछले सालों के आप कंपेयर में देखेंगे तो बहुत ज़्यादा हैं। हाँ। बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स हैं। हाँ। जो कंस्ट्रक्शन के हो रहे हैं। ऐसे फैक्ट्रीज जो पहले चल रही थी, आज भी फैक्ट्री चल रही है, जो पुरानी वाली फैक्ट्रीज आज भी चल रही हैं, लेकिन उनमें जो प्रोडक्शन होता था, जो आज जो हो रहा है उसमें ज़मीन आसमान का फर्क है, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन है। तो जो देश रफ्तार पकड़ रहा है विकास की, उसके पीछे ये इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ही है। जो फैक्ट्रीज बन गई हैं, जो काम कर रही हैं, वो और ज़्यादा काम कर रही हैं।
जो फैक्ट्रीज बन रही है वो जल्दी बन रही है कि उनके अंदर कंस्ट्रक्शन खत्म हो जाए तो प्रोडक्शन शुरू करें। उसके अलावा रेलवेज बन रहे हैं, आप हाईवेज देख रहे हो बन रहे हैं, मेट्रो बन रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही है। तो जो ये डेवलपमेंट की स्पीड है ना वो बहुत ज़्यादा है। इसके हिसाब से क्या हो रहा है कि चूँकि काम बहुत ज़्यादा हो रहा है, उसका वॉल्यूम बहुत बड़ा है, उसमें बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। बहुत सारे लोग लगे हैं तो उसमें से कुछ लोग ट्रेंड हैं, कुछ लोग अनट्रेंड हैं, कुछ को काम आता है, कुछ को काम नहीं आता है, कुछ सेफ्टी कॉन्शियस हैं, कुछ लोग सेफ्टी कॉन्शियस नहीं हैं। तो ये सब कंबाइंड इफेक्ट मिलके क्या होता है कि एक्सीडेंट्स को ज़्यादा दिखाता है। और चूँकि काम ज़्यादा हो रहा है, एक्सीडेंट ज़्यादा हो रहा है, ये बात सही कहा आपने सर, क्योंकि 10 सालों में देखने को मिला है कि बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, बहुत ज़्यादा फैक्ट्रीज बन रही है, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जहाँ पे मैन पावर की ज़रूरत लगती है। लेकिन जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज काम के लिए लग रही है तो वो सेफ्टी को क्यों नहीं महत्व दे रही है? सेफ्टी तो महत्व होना चाहिए, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो रहा है फैक्ट्रीज में भी, तो आप वैसे उपकरण क्यों नहीं लेके आ रहे हो? आप लेबर को या फिर जो भी इंसान वहाँ पे काम कर रहे हैं उनको वो सेफ्टी के लिए अवेयर क्यों नहीं कर रहे हो? आपको सेफ रहना है, अगर आप फैक्ट्री में काम कर रहे हो तो आपको वो इंडस्ट्रियल हेलमेट पहनना है, शूज पहनना है, तो वो ट्रेनिंग क्यों नहीं दी जा रही पहले? मैं आपको इसका जवाब थोड़ा दूसरे तरह से दूंगा। क्या हो रहा है कि चूंकि मैंने बताया आपको डेवलपमेंट बहुत हो रहा है, बहुत सारे तरह के काम हो रहे हैं, बहुत सारे तरह के ऐसे काम हो रहे हैं जो आज तक पहले कभी हुआ ही नहीं। जैसे आप देखेंगे कि देश का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट चल रहा है, बुलेट ट्रेन का प्रोजेक्ट चल रहा है। अब वहाँ पे जो पिलर्स बना रहे हैं उसके बीच में जो सेगमेंट उठा के रख रहे हैं जिसके ऊपर वो ट्रेन चलेगी, उसमें से एक एक सेगमेंट का वेट 1000 टन के आसपास है। इतने बड़े बड़े सामान कभी हिंदुस्तान में उठाए नहीं जाते थे, ये पहली बार हो रहा है कि इतना कॉम्प्लिकेटेड काम समझो देश में हो रहा है। तो चूंकि टेढ़े काम हो रहे हैं, मुश्किल काम हो रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये बात सच है कि एक्सीडेंट हो रहे हैं और मीडिया में भी खबर आती है कि आज किसी की डेथ हो गई, किसी को चोट लग गई, लेकिन सेफ्टी नहीं फॉलो हो रही है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ। मैं चूँकि इन लोगों के साथ खुद काम करता हूँ तो इनके जो रूल्स रेगुलेशन है ये बड़े प्रोजेक्ट्स में वो कंप्लाई करना पड़ता है। वहाँ पे सेफ्टी ऑफिसर्स होते हैं, उनके मैनेजर्स होते हैं, उनके डायरेक्टर्स होते हैं, उनको वो सारी चीज़ों को फॉलो करना ही पड़ता है। लेकिन फिर अनफॉर्चुनेटली क्या होता है कि कभी कभी जो सबसे अच्छा काम होता है उसमें भी थोड़ी कमी रह जाती है। इसमें गलती हमेशा एम्प्लॉयर की नहीं होती है, गवर्नमेंट के रूल्स हैं, वो लोग उसको कंप्लाई करते हैं, लेकिन कभी कभी लोगों की गलती से भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। नेग्लिजेंस होती है, उनको उस चीज़ की जानकारी नहीं होती है। और नेग्लिजेंस बड़ा एक कारण होता है कि लोग खुद ही नहीं समझते हैं कि सेफ्टी हमारी ज़रूरत है। उनको लगता है कि सेफ्टी की जो जिम्मेदारी है वो सब सरकार की है या सेफ्टी की जिम्मेदारी कंपनी की है। ऐसा सोच के कभी कभी लोग काम करते हैं और उसमें भी एक्सीडेंट हो जाते हैं। लेकिन हाँ, ये एक जिम्मेदारी है। और जो आज की तारीख में मैं आपको बता दूं कि जिनके साथ मैं काम करता हूँ बड़े प्रोजेक्ट्स में, कंपनीज के साथ में, तो कोई भी कंपनी का मैनेजमेंट या बोर्ड ऐसा नहीं है कि जो सेफ्टी को महत्व ना देता हो, उसको बाईपास करने की कोशिश करता, ऐसा कोई नहीं है। और कोई जानबूझ के गलती भी नहीं करना चाहता, ये भी मैं बता दूं। लेकिन कभी कभी फिर क्या होता है कि सिचुएशन अपने हाथ में नहीं होती है, किसी न किसी कारण से एक्सीडेंट हो जाता है। और जो भी प्रोजेक्ट में जहाँ भी एक्सीडेंट होता है वहाँ पर लोग बहुत मतलब कड़ा एक्शन लेते हैं उसको प्रिवेंट करने के लिए कि फिर वापस फ्यूचर में ना होने पाए। ऐसा नहीं कि सीरियसनेस नहीं है, सीरियसनेस है। मेरे घर में एक एसी टेक्नीशियन आया, तो मैंने पूछा कि आजकल आग क्यों लग रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि एसी फट जा रहा है, क्या ये बात सच है? तो उसने बोला हाँ ये बात सच है। अक्सर क्या होता है ना, आप 16 डिग्री सेल्सियस पे आप एसी का टेम्परेचर रखते हो तो कंप्रेसर पे लोड बढ़ जाता है। अगर आप कंटिन्यूस 24 घंटे एसी चला रहे हो तो कंप्रेसर पे लोड बढ़ जाता है। 16 डिग्री तो एक्चुअल टेम्परेचर होता भी नहीं है, रूम का एक्चुअल टेम्परेचर 24 डिग्री होता है। कम करके कितना भी जाएगा तो 20 पे जाएगा, 22 पे जाएगा, 16 पे नहीं। अब वो 16 डिग्री पे अपने आप को करने के लिए कंप्रेसर को ओवर वर्क करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से हीट होता है, मशीन ही है, जिसकी वजह से एसी ब्लास्ट होता है। तो ये बात सच है? नहीं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे समझो बाहर का टेम्परेचर 40 डिग्री है, मैं एक आजकल गर्मी में तो 50 है, एक हम 40 डिग्री ले लेते हैं। और अगर आपका एसी काम कर रहा है 24 डिग्री पे, तो बाहर और अंदर के टेम्परेचर में कितना डिफरेंस है? 16 डिग्री का है। अगर आपने यही टेम्परेचर डिफरेंस ये 24 के बजाय 16 कर दिया, तो अब डिफरेंस कितना हो गया? ये हो गया 8 डिग्री और 24 डिग्री का डिफरेंस। 24 डिग्री। अब जो अंदर होना चाहिए उतना टेम्परेचर आपने बाहर कंप्रेसर पे लगा दिया, तो जो कंप्रेसर हमारा समझो काम कर रहा था वो डबल काम करना पड़ेगा, उसको डबल काम करना पड़ेगा। तो उसको डबल काम करना पड़ेगा। तो अब जैसे समझो हमारी लोड उठाने की कैपेसिटी है 30 किलो, आपने हमको 60 किलो डाल दिया, तो क्या होगा? तो मैं उतना एफिशिएंटली अभी मैं 30 किलो उठा के 50 किलोमीटर चल सकता हूँ, तो 60 किलो उठा के 50 किलोमीटर थोड़ी चल सकता हूँ। तो ऐसे अगर वो टेम्परेचर समझो ऐसी है, वो 10 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस पे
20 घंटा अच्छा काम कर सकता है, तो 30 डिग्री के टेम्परेचर डिफरेंस पे 20 घंटा काम नहीं करेगा। मशीन को हम छुट्टी नहीं देते, चूंकि गर्मी का मौसम होता है, तो सुबह से 6 बजे ऐसे ही ऑन किया और रात भर दिन भर चला रहे। आप बीच बीच में उसको ब्रेक दे दो, 2 घंटे 1 घंटे, थोड़ा ठंडा हो जाए, उसका कूलेंट ठंडा हो जाए, उसके अंदर जो मशीन नहीं लगी वो थोड़ी ठंडी हो जाए, फिर आप उसको ब्रेक देके चलाओगे तो चलेगा। लेकिन कंटिन्यूसली चला रहे तो फिर वो क्या होगा कि मशीन की कैपेसिटी है उससे ज़्यादा फिर कोई आपका सबसे सेफ टेम्परेचर कौन सा जिससे हम अपनी सेफ्टी इंश्योर कर सकें? हाँ, तो इसमें जैसे वो ऐसी आप लेके आते हो तो उसमें मैनुअल लिखा रहता है। हाँ। उस पर हर मशीन के साथ में एक मैनुअल आता है। हाँ। उसमें सेफ्टी भी लिखा रहता है और बेस्ट ऑपरेटिंग कंडीशन भी लिखा रहता है। आप फ्रिज लाओ, आप एसी लाओ, आप गीजर लाओ, आप हीटर लाओ, सब पे वो मैन्युफैक्चरर देते ही हैं सेफ्टी मैनुअल तो होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, मशीन लेके आएंगे, प्लग लगाएंगे, ऑन कर देंगे, वो किताब नहीं पढ़ते हैं। अपने को लगता है कि किताब की क्या जरूरत है, आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें सारा कुछ बाहर से लिखा रहता है। अब आइडियल टेम्परेचर गवर्नमेंट आप देखोगे तो हर बार वो लाइट बचाओ, ऊर्जा बचाओ, उसके कैंपेन आते रहते हैं। वो हमेशा बताते हैं कि आप 22 मतलब 24 रखो और कम होगा तो 22 रखो। समाज में सब लोगों को कैसे जागरूक करें सेफ्टी को लेकर? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए क्या होता है कि कोई भी अभियान तब सफल होता है जब हर कॉमन पब्लिक, हर नागरिक उसमें पार्टिसिपेट करता है। अभी तक सेफ्टी को लेकर लोगों के अंदर वो एक मतलब पहल नहीं आई है, लेकिन अब धीरे धीरे वो पहल आना शुरू हो रही है और लोग जो है समझ रहे हैं कि सेफ्टी होना बहुत ज़रूरी है। तो आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे बहुत सारे मीडिया के लोग हैं जो लोगों के अंदर ये चीज़ को लाने की कोशिश कर रहे हैं, उसका एक सकारात्मक प्रभाव मिलेगा। अभी फ़िलहाल हम लोग इसकी शुरुआत ही कर रहे हैं। तो जैसे हम लोग हैं, हमारे फाउंडेशन के थ्रू हम बहुत सारे लोगों को अलग अलग तरीके से समझाते हैं। कभी कभी ट्रेनिंग लेते हैं, कभी वर्कशॉप्स लेते हैं, कभी उनके मॉक ड्रिल लेते हैं, कभी कभी वेबिनार्स होते हैं, कभी कभी कुछ एक्टिविटीज़ कराते हैं। लेकिन ये सब तो फॉर्मेलिटी वाले काम है, जिनके मतलब अलग अलग माध्यम है जिनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। मेरा मतलब भगवान से ये प्रार्थना है और मैं लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि आप सेफ्टी को अपनाइए और एक दिन कभी ऐसा है कि हिंदुस्तान के किसी भी पेपर में, किसी भी न्यूज़ चैनल पे कहीं भी खबर ना छपे कि आज एक्सीडेंट हुआ है। एक दिन ऐसा है, एक दिन भी, और एक दिन से हमें हर एक दिन आ जाए और वो दिन हर दिन आए, बस मैं ये चाहता हूँ। और जब ऐसा दिन आ जाएगा तो ये देश एक्चुअली मतलब एक खुशहाल देश होगा। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर। खाने में मेरी क्वीन के लिए क्या है? किंग मटर पनीर, किंग बैगन भरता, किंग वेज पुलाव, किंग पालक पनीर कोफ्ता। ये सब किंग क्यों? क्योंकि ये सब बना है MDH किचन किंग से का बॉस। MDH किचन किंग, असली किचन किंग। MDH। ओह लवली, वेल डन। अब होगा बड़ा स्टूडियो, नया कैमरा, नई लाइट्स। लगे हाथ नई कार भी ले लो उसी लोन से। नो, लोन लिए गए काम में ही लगाओ, समय से EMI चुकाओ, क्रेडिट स्कोर बढ़ाओ और अगला लोन आसानी से पाओ। कार नहीं तो मेरी फोटो तो ले लो। आप कौन? RBI कहता है वित्तीय समझदारी समृद्ध नारी। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। पढ़ता है, खेलता है, झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कराता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। ब्रेक के बाद स्वागत है।
कभी आपने सोचा है कि जिस लौकी का नाम सुनते ही बच्चे मुंह बना लेते हैं, वही लौकी उनकी पसंदीदा डिश भी बन सकती है। अक्सर घरों में लौकी की सब्जी बनती है, लेकिन बच्चों से लेकर बड़ों तक कई लोग इसे खाने से कतराते हैं। लेकिन अगर लौकी को एक नए अंदाज में परोसा जाए तो इसका स्वाद हर किसी का दिल जीत सकता है। जी हाँ, आज कंटेंट क्रिएटर राखी आपको बताने वाली हैं लौकी का ऐसा स्वादिष्ट और हेल्दी चीला जिसे बच्चों के साथ साथ बड़े भी बार बार मांगेंगे। आज मैं लेके आई हूँ एक स्पेशल लौकी की हेल्दी रेसिपी। इसे आप नमकीन पैनकेक या चीला भी बोल सकते हैं। ये परफेक्ट है ब्रेकफास्ट के लिए, या कई बार ऐसा होता है कि शाम के टाइम बच्चों को भूख लग जाती है और आप तुरंत कुछ बना के देना चाहते हैं, तो ये लौकी का चीला आप सिर्फ 15 से 20 मिनट में बना के दे सकते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले लौकी को अच्छे से वॉश कर लेंगे, इसे पील कर लेंगे। मैं यहाँ आधे लौकी से बना रही हूँ, लेकिन आप जितने लोग के लिए बना रहे हो उतना एडजस्ट कर सकते हैं। अब लौकी को ग्रेट कर लेंगे। अब एक बाउल में ग्रेट किया हुआ लौकी, गाजर, प्याज, हरी मिर्च डाल दे। वेजेस आप अपने अकॉर्डिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जीरा, कलौंजी और अजवाइन ऐड करेंगे ताकि फ्लेवर आ जाए। अब बाइंडिंग के लिए मैं ले रही हूँ 1 कप चावल का आटा, नमक, धनिया पत्ता और अदरक का पेस्ट। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि बैटर रेडी हो जाए। ध्यान रहे बैटर ना ज्यादा पतला और ना ज्यादा थिक हो, ताकि चीला परफेक्ट बने। अब हम बनाएंगे लौकी के छिलके का चटनी। ये जितना बनाने में इजी है उतना ही खाने में टेस्टी। अब एक पैन में ऑयल गरम करेंगे, फिर ऐड करेंगे चना दाल, उड़द दाल, हींग, साथ में हरी मिर्च और लौकी के छिलके। अगर आपको लहसुन पसंद है तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं। छिलके का कच्चापन पूरी तरह से निकल जाए, थोड़ा सॉफ्ट हो जाए, तब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे थोड़ा ठंडा होने देंगे। अब थोड़ी ठंडी होने के बाद हम ग्राइंडर जार में लेंगे। इसमें पहले लौकी के छिलके डालेंगे, साथ ही ऐड करेंगे कोकोनट पाउडर, धनिया पत्ता, नमक और थोड़ा पानी। अब इस मिक्सचर को अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे जब तक ये स्मूथ और क्रीमी ना हो जाए, ताकि स्मूथ और क्रीमी चटनी रेडी हो जाए। अब इसे एक बाउल में निकाल लेंगे। अगर आपको खट्टा पसंद है तो आप यहाँ नींबू का रस या इमली का रस भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे टेस्ट थोड़ा टेंजी और रिफ्रेशिंग हो जाएगा। तड़का के लिए एक पैन में लेंगे राई, सूखी लाल मिर्च और सरसों का तेल। तड़का को 1 से 2 मिनट फ्राई करें ताकि फ्लेवर रिलीज हो जाए। अब ये तड़का चटनी के ऊपर डाल देंगे और चटनी रेडी है। अब हम बनाएंगे लौकी का चीला। अब एक पैन में लेंगे ऑयल, थोड़ी सी जीरा, राई और व्हाइट तिल। ये तड़का ऑप्शनल है लेकिन फ्लेवर को इनहेंस करता है। अब इसमें लौकी का बैटर डाल दे और अच्छे से धीरे धीरे स्प्रेड करें। ध्यान रहे स्लो फ्लेम पे कुक करें ताकि चीला अंदर से प्रॉपर्ली कुक हो जाए। जब एजेस से चीला थोड़ा लिफ्ट हो जाए और गोल्डन ब्राउन हो, तब इसे फ्लिप करें और दूसरी साइड भी कुक करें। और तैयार है हमारा गर्मा गर्म हेल्दी चीला। तो इसी के साथ आज के क्रिएटर्स कॉर्नर के क्रिएटिव एपिसोड में बस इतना ही। अगर आपके भी अंदर है कुछ अलग करने का जज्बा तो आप अपना कंटेंट हमें ddnews.creatorscorner@gmail.com पर भेज सकते हैं, या फिर आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर है 8130555806। क्योंकि क्रिएटर्स कॉर्नर पे हर क्रिएटर की कहानी बहुत मायने रखती है और हर आवाज़ को मिलता है पूरा क्रेडिट, पूरा सम्मान। और अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे नई सोच, नए चेहरों और नई क्रिएटिव उड़ान के साथ। क्रिएट करते रहिए, प्रेरित करते रहिए और देखते रहिए क्रिएटर्स कॉर्नर सिर्फ डीडी न्यूज़ पर।